नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रजक क्लासेस पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो रेलवे का सबसे बेहतरीन पोस्ट माना जाता है लेवल 5 का, वो है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट। जी हाँ दोस्तों, आज इसी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, आपका आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू आपका रिक्रूटमेंट कैसे होता है, और इसका पोस्टिंग से लेकर सिलेक्शन, प्रमोशन, और इसका ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, साथ ही सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एज ए अकाउंटेंट मैं भी रेलवे में सेवा दे रहा हूँ और मैं आपको बेसिक से लेके सारी चीज़ें जो निगेटिव बातें होंगी और पॉजिटिव बातें होंगी, सारी चीज़ें मैं आपको जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी अकाउंटेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो जो नए एस्पिरेंट हैं, जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रखा है और जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस में जूनियर अकाउंट असिस्टेंट का प्रेफरेंस पहले नंबर पे दिया है, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनका जॉब प्रोफाइल कैसा रहेगा, उनको कौन कौन से काम करने पड़ेंगे, कौन कौन से सेक्शन में उनका पोस्टिंग होगा, कहाँ पोस्टिंग होगा, इन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होता है। आपको अगर जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के रूप में रिक्रूट होना है तो आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, साथ ही आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आरआरबी एनटीपीसी 2024 का जो नोटिफिकेशन है उसको मैंने यहाँ पर निकाला हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप एज ए अकाउंटेंट इंडियन रेलवे में ज्वाइन होना चाहते हैं तो आपको किसी भी स्ट्रीम में आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आपका जो ग्रेजुएट पोस्ट का वैकेंसी आता है आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू, उसके तहत आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, ठीक है, या इसके इक्विवेलेंट भी आप कोई डिग्री, तब भी आप जो है इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें इसका एज लिमिट, तो एज लिमिट यहाँ पर नॉर्मली 18 से 36 यहाँ पर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए इसका एज लिमिट होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, इसके लिए यहाँ पर जो 2024 में नोटिफिकेशन आया है उसमें जो एज लिमिट है आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट पोस्ट के लिए वो 18 से 36 वर्ष यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लेवल 6 और लेवल 5 के कई सारे पोस्टें हैं, लेकिन हम बेसिकली आज जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कि कोई अन्य जो है पोस्ट के बारे में जानना है, उसकी जो प्रोफाइल, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, या तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज करिएगा। मैं उसके बाद आपका जो भी कंसर्न रहेगा, जिस पोस्ट के बारे में आपको जानना होगा, मैं डिटेल में उसका वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, जिसका हाल ही में रेलवे बोर्ड के द्वारा जो है रिवाइज डेजिग्नेशन भी किया गया है, ठीक है। तो बेसिकली लेवल 5 की जॉब होती है और इसका आपका जो बेसिक पे रहता है वो 29,200 आपका बेसिक पे रहने वाला है। साथ ही मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो जो टाइपिंग पोस्ट या हम कहें JEE के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड होने वाला है वो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड आपका होता है, ठीक है। और रेलवे में जो सबसे लोएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड है वो भी C2 होता है, ठीक है। ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। अगर हम जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड रहने वाला है वो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर एज लिमिट, जैसा कि मैंने आपको बताया, 18 से 33 नॉर्मल सिचुएशन में आपका एज लिमिट होता है। बाकी अगर रिलैक्सेशन दिया जाता है तो आप उसको ऐड ऑन कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें कि आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट पोस्ट है उसमें 2024 में टोटल JEE का कितना वैकेंसी आया हुआ है, तो टोटल यहाँ पर 1507 वैकेंसी ऑल ओवर जोन को मिलाकर यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है, ठीक है। तो इतना आप समझ गए। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। तो यहाँ पर हम, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी कि JEE इसको पहले बोलते थे, लेकिन अभी इसको जो इसका डेजिग्नेशन है वो रिवाइज कर दिया गया है रेलवे बोर्ड के लेटर के द्वारा। आप यहाँ पर देख सकते हैं RBI 2025। यहाँ पर जो है
3 जो है डेजिग्नेशन का नाम चेंज किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ठीक है, जिसको हम JAA बोलते हैं, जो कि 2800 ग्रेड पे लेवल 5 का जॉब होता है। अभी इसका जो रिवाइज्ड डेजिग्नेशन किया गया है वो अकाउंटेंट कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह जब आप AA बनते हैं, क्योंकि इनिशियली आपका अपॉइंटमेंट जो होता है वो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी अकाउंटेंट के रूप में होता है, और आपका जो पहला प्रमोशन होता है तब आप AA बनते हैं, यानी अकाउंट असिस्टेंट। तो अकाउंट असिस्टेंट का जो पे स्केल होता है ये लेवल 6 का जॉब होता है, और 4200 GP यहाँ पर इसका ग्रेड पे होता है। अकाउंट असिस्टेंट का नाम भी जो है रिवाइज किया गया है, अब इसको सीनियर अकाउंटेंट बोलेंगे। इसी तरह सीनियर अकाउंट असिस्टेंट को का डेजिग्नेशन भी रिवाइज करके सीनियर अकाउंट असिस्टेंट आई कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम। सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन कैसे होता है आप, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आप जो नोटिफिकेशन, जैसे RRB NTPC 2024 का नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो आप फॉर्म अप्लाई करते हो। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपका जो है CBT 1 का एग्ज़ाम होता है। क्या? CBT 1 का एग्ज़ाम। CBT 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन। इसमें आपका बेसिकली 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो अलग अलग सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही ये 100 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में जो है सॉल्व करने होते हैं। अगर हम सेक्शंस की बात करें, कौन कौन से सेक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपको मैथ से देखने को मिलता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन आपको रीजनिंग से देखने को मिल जाएंगे। साथ ही 40 क्वेश्चन आपको GK, GS और करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे, ठीक है। CBT 1 आप क्वालिफाई करते हो तो आपको CBT 2 यानी कि मेंस एग्ज़ाम में जो है अपीयर होना होता है। इसमें थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसमें मेंस एग्ज़ाम में आपका 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जबकि टाइम आपका वही रहेगा, 90 मिनट में ही आपको 120 क्वेश्चन जो है सॉल्व करने होते हैं। और इसके पैटर्न में भी थोड़ा सा चेंज होता है। यहाँ पर क्वेश्चन ऑफ सेक्शंस की बात करें तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन मैथ के होते हैं, 35 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होते हैं, और 50 क्वेश्चन आपके GK, GS और करंट अफेयर, इनको मिला के और पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे, जब आप CBT 2 क्वालिफाई कर लेते हो तो यहाँ पर आपका CBTST यानी कि टाइपिंग का एग्ज़ाम लिया जाता है। टाइपिंग का एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। तो टाइपिंग का एग्ज़ाम जो है वो आप 2 लैंग्वेज में देते हो। एक तो इंग्लिश में आप टाइपिंग दे सकते हो, जिसके लिए आपको 30 वर्ड पर मिनट रिक्वायर्ड होता है, और आपको 10 मिनट का टेस्ट कराया जाता है। 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा, जिसमें अगर आप इंग्लिश में अगर आप टाइपिंग देते हो तो 30 वर्ड पर मिनट का स्पीड आपको चाहिए होगा। वहीं अगर आप हिंदी में जो है टाइपिंग स्पीड टेस्ट देते हो तो आपको 25 वर्ड पर मिनट का स्पीड आपको जो है वहाँ पर रिक्वायर्ड होता है। और जो टाइपिंग जो टेस्ट है वो पूरी तरह से जो है क्वालिफाइंग इन नेचर है। ये इसका नंबर वगैरह कुछ नहीं मिलता, और ना ही इसका मेरिट में कोई अफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप CBTST क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। DB के लिए आपको बुलाया जाता है। आपके सारे जो है एजुकेशनल सर्टिफिकेट वगैरह चेक होते हैं, और सारी चीज़ें होने के बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाता है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो JAA के लिए जो रिक्वायर्ड मेडिकल स्टैंडर्ड है वो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सारा डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ पर जो है इजीली पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल। आपका जो है सारा चीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आपका मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, फिर आपका पैनल आता है। पैनल के बाद जो है आपको अपॉइंटमेंट लेटर बाय मेल या बाय पोस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप कंसर्न डिविजन्स, जोनल हेडक्वार्टर्स, वर्कशॉप या प्रोडक्शन यूनिट में रिपोर्ट करते हो। वहाँ पर आपके ज्वाइनिंग की प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट करा दी जाती है, फिर आपका पोस्टिंग ऑर्डर निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि जूनियर अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो है आता है, तो आपका जो पोस्टिंग है वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट पे ऑब्वियसली होगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें आपका जो जॉब का लोकेशन होगा वो कहाँ कहाँ हो सकता है, तो जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या हम कहें अकाउंटेंट का जो
जॉब लोकेशन हो सकता है वो आपका जोनल हेडक्वार्टर्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। डिविजन्स में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, साथ ही वर्कशॉप में आपकी पोस्टिंग जो है हो सकती है। इसके साथ ही जो प्रोडक्शन यूनिट होते हैं वहाँ पर भी आपकी पोस्टिंग जो है वो आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। और ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, जैसा कि आपको मालूम है रेलवे में जो है ट्रांसफ़र के लिए आपको मिनिमम 5 ईयर का सर्विस आपको देना पड़ेगा। उसके बाद आप एलिजिबल होते हो जो है फॉर्म अप्लाई करने के लिए ट्रांसफ़र के लिए। तो ट्रांसफ़र के लिए हम अलग से एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग चाहे वो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र हो या म्यूचुअल हो, उसके बारे में आपको अगर डिटेल में जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब हम बात करते हैं इनिशियल ट्रेनिंग ऑफ अकाउंटेंट। जब आपका पोस्टिंग हो जाता है उसके बाद आपका इनिशियल ट्रेनिंग कराया जाता है। अकाउंटेंट ऐसा पोस्ट है इसमें आपको 45 डेज़ का इनिशियल ट्रेनिंग कराया जाता है, ठीक है। यहाँ पर स्लाइड में हम लोग देख लेते हैं। You will be undergone with 45 days initial training in zonal training institute like ZRTI and EDFM, ठीक है। तो जैसे ही आप ज्वाइन कर लेते हो, अपना काम स्टार्ट कर देते हो, तो विद इन 2 years 2 साल के अंदर, ठीक है, 2 साल के अंदर आप यहाँ पर आपको 45 दिन का ट्रेनिंग कराया जाता है। कभी भी आपको यहाँ पर जो है भेजा जा सकता है ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जो 45 डेज़ का इनिशियल ट्रेनिंग होता है अकाउंटेंट का, वो कंडक्ट कराने के लिए, ठीक है। तो ये आपका ट्रेनिंग ZRTI जो भी आपके जोनल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रहेंगे वहाँ पर आपका ट्रेनिंग कंडक्ट होगा, या EDFM में भी आपका ट्रेनिंग कंडक्ट कराया जा सकता है, ठीक है। ट्रेनिंग आपका 45 दिन कंप्लीट होने के बाद आपका एक एग्ज़ाम वहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और वो एग्ज़ाम आपको एनी हाउ पास करना होगा। अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करते ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद, तब आपको दोबारा से यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो अकाउंटेंट की जॉब है दोस्तों, ये पूरी तरह 2 साल तक आप प्रोविज़न पीरियड पे रहते हो, 2 साल प्रोविज़न पीरियड पे रहते हो। जब आप अपेंडिक्स 2A यहाँ पर एक एग्ज़ाम होता है उसको क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका जो जॉब है वो परमानेंट होता है। ये एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट आप मान सकते हो कि 2 साल तक आप जो है परमानेंट नहीं होते हो, ठीक है। 2 साल आप प्रोविज़न पीरियड पे रहते हो, इस दौरान आपका ट्रेनिंग कंप्लीट कराया जाता है, आपका अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। और जब आप ये दोनों चीज़ें सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेते हो, क्वालिफाई कर लेते हो, तब आपका जो जॉब है वो परमानेंट माना जाता है, ठीक है। ये एक आप नेगेटिव पॉइंट भी मान सकते हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग का एग्ज़ाम आपको कंपलसरी पास करना होगा। फिर आपको अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कंडक्ट कराया जाता है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो स्टाफ होते हैं उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम। और वहीं बात करें कि आपको कितने चांसेस दिए जाते हैं अपेंडिक्स 2A एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम 2 चांस दिया जाएगा। मैक्सिमम 2 चांस विल बी अलाउड, आपको 2 चांस दिया जाएगा। और अब 2 चांस में क्वालिफाई कर लेते हो तो वेल एंड गुड है। नहीं आप कर पाते तब आपको दूसरा कंडीशन बनता है, आपको मर्सी के द्वारा जो है एक तीसरा चांस भी दिया जा सकता है। लेकिन बेसिकली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नॉर्मली जितने भी 99% कैंडिडेट होते हैं वो अपेंडिक्स 2 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे हम। वर्किंग एज अकाउंटेंट। जब आप अकाउंटेंट बन जाते हो तो आपको क्या क्या काम करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली अकाउंटेंट का काम ये होता है कि जो रेलवे के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जितना खर्चा होता है या जितना अर्निंग होता है उसका पूरा लेखा जोखा जो है अकाउंट्स डिपार्टमेंट के पास होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्वाइनिंग के बाद आपको अलग अलग सेक्शंस में काम करना पड़ता है। जैसे कि आपको एडीएम सेक्शन यानी कि एडमिन सेक्शन में आपको काम करना पड़ेगा। एडमिन सेक्शन में आपको पूरे ऑफिस का लुक आफ्टर करना पड़ेगा, जो भी चीज़ें हो रही हैं उसका ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। मिसलेनियस सेक्शन हो गया, ऑफिस में बहुत तरह के मिसलेनियस वर्क्स भी होते हैं जिसको आपको ध्यान देना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन हो गया, हर सेक्शन से कोऑर्डिनेट करके जो काम करना होता है उसको भी आप इस सेक्शन में पोस्टिंग दी जा सकती है। साथ ही एक्सपेंडिचर यानी कि बिल सेक्शन में भी आपको जो है वो पोस्टिंग दी जा सकती है। तो बेसिकली एक्सपेंडिचर में क्या होता है, जो रेलवे के
जो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनका जो बिल आता है वो आपको यहाँ पर एक्सपेंडिचर के तहत बिल पास करना होता है, चाहे वो ऑनलाइन बिल्स हों या ऑफलाइन बिल हों, जेम का बिल हो, बहुत तरह के बिल्स आते हैं जिसको आपको एक्सपेंडिचर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही फाइनेंस सेक्शन में आपको पोस्टिंग दी जा सकती है, आपको फाइनेंस सेक्शन में काम करना पड़ेगा। स्टोर सेक्शन हो गया, साथ ही पीएफ सेक्शन हो गया, एनपीएस सेक्शन हो गया। जो नए एम्प्लॉई हैं जो 2004 के बाद जो ज्वाइन करते हैं वो एनपीएस के अंतर्गत जो है उनको रखा जाता है, तो उनका जो एनपीएस डिडक्शन होता है उन सारी चीज़ें को लुक आफ्टर जो है वो एनपीएस सेक्शन के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही इस्टेब्लिशमेंट हो गया, इसमें दो होते हैं, एक तो गैजेटेड होता है, एक नॉन गैजेटेड होता है। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इन्हीं सेक्शन में पोस्टिंग मिलेगी और इन्हीं सेक्शन में आपको काम करने का मौका मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा पेंशन सेक्शन में आपको जो है सेक्शन दिया जा सकता है। इसके अलावा बुक सेक्शन हो गया और बजट सेक्शन में भी आपको जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें ऑफिस टाइमिंग की, तो ऑफिस टाइमिंग बेसिकली यहाँ पर 9:30 से 6 बजे तक आपका ऑफिस टाइमिंग होता है और इसमें कोई नाइट शिफ्ट का जो है रिक्वायरमेंट नहीं होता। और ख़ास करके जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अकाउंटेंट की पोस्ट बेस्ट पोस्ट है। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे आप आराम से काम करो। ठीक है, उसके बाद आपका 2 दिन रेस्ट होता है। नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉर्मल वर्किंग आवर जो होता है वो 9:30 से 6 बजे तक होता है, मंडे टू फ्राइडे। हालांकि अगर हम बात करें, अगर आपका वर्कशॉप में पोस्टिंग होता है तो आपका मंडे टू फ्राइडे फुल आपका वर्किंग रहेगा, जबकि सैटरडे आपका हाफ डे होगा। ठीक है, सैटरडे आपका हाफ डे वहाँ पर ड्यूटी होगा। ओवर टाइम में भी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग। हाँ, यहाँ पर जब आपका फाइनेंशियल क्लोजिंग होता है तब आपको जो है रिक्वायरमेंट हो सकता है, ओवर टाइम आपको ड्यूटी करना पड़ सकता है, ये कंडीशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, वर्क इज़ मोस्टली ऑफिस बेस्ड एंड कंप्यूटर ओरिएंटेड। तो आपका जो बेसिकली पूरा काम होगा वो कंप्यूटर पे होगा और आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने कंप्यूटर पे अपने चेयर पे बैठ के सारा काम आपको करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब हम बात करते हैं सैलरी का, जो कि किसी भी कैंडिडेट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टॉपिक होता है कि सैलरी कितना मिलेगा। क्योंकि कोई भी जब कोई नई जॉब में रिक्रूट होता है तो मेनली फोकस यही होता है कि सैलरी कितना मिलेगा, अच्छा पैकेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम अब बात करेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट यानी अकाउंटेंट का जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, उनको कितना सैलरी मिलता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो अकाउंटेंट की जॉब है वो लेवल 5 का जॉब होता है और इसका जो बेसिक पे होता है वो 29,200 इसका बेसिक पे होता है, जो कि 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है। ये जो अकाउंटेंट की सैलरी है वो अलग अलग सिटीज़ में अलग अलग थोड़ा वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल लें कि एक सिटी में आपका कितना सैलरी ग्रॉस बन सकता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो इसका जो बेसिक पे होता है वो 29,200 होता है। अगर हम बात करें डीए का, तो अभी वर्तमान में 55% डीए का रेट चल रहा है, तो उस हिसाब से इसका डीए जो हो जाएगा वो 16,060 रुपये हो जाएगा। वही हम बात करें एचआरए यहाँ पर आपको सिटी में 30%, 20% और 10% के हिसाब से आपको एचआरए मिलता है। तो यहाँ पर एचआरए आप यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। फिर आपका मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टीपीए यहाँ पर आपको मिलता है। अब हम बात करें टोटल ग्रॉस सैलरी की, तो आपका 56,810। अगर एक सिटी में आपका पोस्टिंग होता है तो आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 56,810 रुपये होगा। ठीक है, इसी तरह वाई सिटी में बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ग्रॉस सैलरी जो होगा वो 53,890 रुपये होगा। जेड सिटी में बात करें तो आपका जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 50,970, यानी कि आपका जो सैलरी होगा वो 50 के तक आपको सैलरी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो ग्रॉस सैलरी है उसमें से आपका बेसिक और डीए का 10% जो है वो डिडक्शन होगा, आपके जो एनपीएस खाते में वो क्रेडिट होता है। तो आप मान के चलिए कि आपका 50K प्लस आपका जो इन हैंड सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही आपका हर साल जो है आपका 3% ऑफ बेसिक का इंक्रीमेंट आपको मिलता है और साथ ही अलाउंसेस में भी जो है वो समय समय पर जो है आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब हम बात करेंगे कि प्रमोशन क्या होता है। तो अकाउंटेंट का जो प्रमोशन है वो कहाँ तक होता है, किस लेवल तक हो सकता है, ग्रुप बी तक हो सकता है, ग्रुप ए तक हो सकता है, क्योंकि हम जो एज ए अकाउंटेंट ज्वाइन करते हैं तो हम ग्रुप सी के एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपका जो आरआरबी एनटीपीसी के थ्रू जो ग्रेजुएट पोस्ट के तहत आपका जो सिलेक्शन होता है वो अकाउंटेंट के तौर पे होता है 2800 जीपी पे, लेवल 5 का जॉब है। और उसके बाद आपको 3 साल का सर्विस देना पड़ता है एज अ अकाउंटेंट। इन 3 साल के सर्विस में आपको 2A यानी कि अपेंडिक्स 2A एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना पड़ता है। अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे और 3 साल का सर्विस आपका एज अ अकाउंटेंट हो जाएगा, तब आपका पहला प्रमोशन होगा और आप बन जाएंगे सीनियर अकाउंटेंट। सीधा आप 2800 ग्रेड पे से 4200 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे पे लेवल 6 में, ठीक है। अब सीनियर अकाउंटेंट के तौर पर अगर आप 2 साल जॉब करोगे और फिर इसके बाद आपका एक अपेंडिक्स 3A का एग्ज़ाम होगा, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हो तो फिर आप बन जाते हो सीनियर एसओ, ठीक है। सीनियर एसओ आप बन जाते हो यानी कि सुपरवाइज़र। और इसमें भी आप 3 जगह सुपरवाइज़र बनते हो, एक तो सीनियर एसओ अकाउंट्स, सीनियर एसओ ट्रैफिक, या फिर स्टोर्स में आपको जो है सुपरवाइज़र बनाया जाता है। सीधा आप 4200 ग्रेड पे से 4800 ग्रेड पे पहुंच जाते हो पे लेवल 8 में, ठीक है। और जब आप सीनियर एसओ के तहत जो है 5 साल आप वर्क करते हो तो ऑटोमेटिकली आप जो है वो 4800 ग्रेड पे से 5400 ग्रेड पे आपको मिल जाता है। इजीली आपको 5400 ग्रेड पे मिल जाएगा और पे लेवल आपका तो सेम ही रहेगा लेवल 8, लेकिन आपका ग्रेड पे जो है वो 4800 से 5400 ग्रेड पे मिल जाएगा। फिर आपका अगर आप उससे ऊपर जाना चाहेंगे तो आपको देना पड़ेगा LDC एग्ज़ाम। LDC एग्ज़ाम यहाँ पर रेगुलर होते रहते हैं। आपको 30% एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और 70% एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। इसमें अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आप सीधा सीनियर एसओ से बन जाओगे AFA। AFA नॉर्मली क्या होते हैं, वर्कशॉप्स में AFA यानी असिस्टेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र की पोस्टिंग होती है, जो कि ग्रुप बी का स्टाफ होता है और गेजेटेड स्टाफ होता है। और साथ ही अगर इनका पोस्टिंग जो है वो हेडक्वार्टर्स में भी होता है। ADFM दोनों AFA और ADFM दोनों इक्वलेंट पोस्ट होता है। बस अंतर इतना है कि AFA का जो पोस्टिंग होता है वो वर्कशॉप्स में होता है या फिर जोनल हेडक्वार्टर्स में होता है, जबकि ADFM यानी जो होता है वो डिविजन्स में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप इसके ऊपर भी जाना चाहोगे तब आपको प्रमोशन के थ्रू आप सीनियर DFM बनते हो, या जो भी UPSC के थ्रू डायरेक्ट रिक्रूट होते हैं IRS, वो सीधा बनते हैं सीनियर DFM। यानी अकाउंट्स डिपार्टमेंट का जो हेड होता है उसको हम बोलते हैं सीनियर DFM, सीनियर डिविजनल फाइनेंस मैनेजर। तो आप सीनियर DFM तक जो है आसानी से पहुंच सकते हो। और सीनियर DFM जो है वो ग्रुप A का पोस्ट होता है, ग्रुप A का एम्प्लॉय होता है। तो आई होप आपको प्रमोशन ऑफ अकाउंटेंट पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि कैसे आप 2800 ग्रेड पे से स्टार्ट करते हो, फिर आप 4200 ग्रेड पे आपको 3 साल में मिल जाता है, फिर 2 साल में आपको जो है 4800 ग्रेड पे मिल जाएगा। फिर आपको ग्रुप बी गेजेटेड पोस्ट भी आप एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम अच्छे से तैयारी करते हो, एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हो तो आप ADFM, AFA और फिर आप सीनियर DFM भी बन सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको जॉब प्रोफाइल ऑफ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या हम कहें अकाउंटेंट पसंद आया होगा। आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप जो अकाउंटेंट का सैलरी स्लिप है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं आपको अकाउंटेंट का सैलरी स्लिप भी दिखाऊंगा। फिर हम नेक्स्ट अकाउंट क्लर्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही आपको किस टॉपिक पर जो है वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।